हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय की। आज हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी रोचक सेगमेंट है राजनीतिक दलों के बारे में। भारत में राजनीतिक दलों के बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत में कैसे राजनीतिक दल हैं, किस किस विचारधारा के हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे दक्षिणपंथी, वामपंथी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा के राजनीतिक दल कौन कौन से हैं भारत में, वो देखेंगे हम लोग। पूरे विश्व में किस तरह की व्यवस्था है, मतलब जो देखते हैं आप लोग, एक राजनीतिक पार्टी वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं, द्वि राजनीतिक पार्टियों वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं, या द्वि से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं। इन विषयों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं मतलब भारत में, तो इनकी क्या विचारधारा कैसे कैसे है, और जो विश्व है, विश्व में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, यानी कि लोकतंत्रीय प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्थाएं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, या कोई और विचारधारा मतलब के राष्ट्र हैं, मतलब जैसे कि क्या कहीं राजतंत्र वगैरह भी ज़्यादा पॉपुलर है, या पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो लोकतंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब पहलुओं पे चर्चा करेंगे। ये आपकी एक समझ विकसित करेगा और आपको प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पॉलिटी का काफ़ी कुछ सेगमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। आगे भी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अलगाववाद है, दबाव समूह है, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हम लोग पॉलिटी में जानेंगे, जिससे कि हमारी एक समझ विकसित होगी। और उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। जितने भी वीडियो हैं कृपया उसको देख लीजिए आप लोग। आपको एक समझ हो जाएगी कि स्टार्टिंग से लेकर के कैसे पढ़ना है हमको। 22 भागों के बारे में, उनके सारे चीज़ों का उल्लेख इसमें किया गया है, तो आप लोग इसको सीरियसली बहुत अच्छी तरीके से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं भारत में राजनीतिक दलों के बारे में। भारत में राजनीतिक दल, अब आप जानते हैं राजनीतिक दलों की बात आती है तो माहौल गर्म हो जाता है। माहौल गर्म हो जाता है तो भाई गर्म क्यों हो जाता है माहौल? आप लोगों ने सुना होगा कि लोग लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा, अभी केंद्रीय मंत्री महोदय ने कुछ कहा किसी और के बारे में। आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात हो रही है, और आप लोग समझ गए होंगे किसने कहा और किसके परिपेक्ष में कहा। वहाँ पर देखिए हो गई, माहौल गर्म हो गया। दो राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे के प्रति पदाक्षेप करने लगी, आप गलत, आप गलत, आप गलत, आप गलत। ठीक है, कौन सही कौन गलत मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे ज़्यादा, आप जानिएगा। लेकिन हो क्या गया, उसमें लड़ाई हो गई। उसके बाद में क्या हो गया, लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र का हनन है और इस तरह की तमाम सारी बातें। अब बात करते हैं लड़ाई होती क्यों है और हो क्यों गई, इस विषय पर देखते हैं और समझते हैं राजनीतिक पार्टियाँ होती क्या हैं। देखिए, राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा जो व्यक्तियों की होती है सबकी भिन्न भिन्न है। समाज को लेकर के, आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर, राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर के जो भी समाज के लोग हैं वो भिन्न भिन्न मतों में बटे हुए हैं। इसमें से एक विशेष राजनीतिक या आर्थिक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अगर लोगों के द्वारा किसी संगठन का निर्माण होता है तो वही राजनीतिक पार्टी होती है, राजनीतिक दल होता है। उसका एक उस विचारधारा के संपूर्ण लोग उससे जुड़ते हैं, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक जो विचारधारा है, मूल रूप से यहाँ पे राजनीतिक और आर्थिक ही आप इसमें ध्यान रखेंगे। आधार को बनाते हुए एक सोच जो होती है, राजनीतिक सोच हमारी क्या है, कैसा क्या होना चाहिए राजनीति में, वह विचारधारा हमारी क्या है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग हैं, हम लोकतंत्र के पसंद करने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र को कम पसंद करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं चीज़ों को लेकर के, है ना, तो वो दूसरी मांग करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नक्सलवाद है, या आप पंजाब में देखिए खालिस्तान वगैरह की अलग राष्ट्र की मांग, तमाम सारी ऐसी विचारधाराओं का सब मेल होता है। तो यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं, समान विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए अगर किसी राजनीतिक पार्टी का लोग मतलब एक एकत्रित होते हैं, फिर उसके बाद किसी राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं, या निर्मित कोई राजनीतिक पार्टी हो उसमें वो शामिल हो जाते हैं, उस विचारधारा में शामिल होते हैं, तो वही एक तरह से कहिए राजनीतिक विचारधारा हो जाती है या राजनीतिक दल। इस तरह के लोग मिल करके किसी राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं, वही राजनीतिक दल हो जाता है। ठीक है,
तो समझ गए होंगे आप लोग कि उसमें क्या होता है, उनकी एक अपनी सोच, उनकी अपनी जो विचारधारा होती है, एक्चुअल में वो उस विचारधारा में आप देखने को मिलेगा। अब आप अभी जानेंगे आज कि आप कांग्रेस की क्या विचारधारा है, भाजपा की क्या विचारधारा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की क्या विचारधारा की जो पार्टियां उनकी क्या विचारधारा हैं, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये तो हो गई बात हम लोगों की राजनीतिक दल के बारे में। तो भारत में राजनीतिक दल मैंने बताया आप लोगों को इसके बारे में। साथ ही साथ अब देखते हैं कि विश्व में, इसमें बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारी बातें बताई हैं, आप इन लोगों को देखिएगा इस संदर्भ में। मैकाइवर वगैरह ने, एडमंड वर्क ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं लोकतंत्र को लेकर के या राजनीतिक दलों को लेकर के, बहुत सारी बातें कही हैं। अब सवाल पैदा होता है कि विश्व में जो विश्व समुदाय है, इसमें कितने तरह के राजनीतिक दल हैं, कितने प्रकार के राजनीतिक पार्टी, मतलब राजनीतिक दल ना कहिए, इसमें से किस, एक तरह से कहिए कि कौन सी व्यवस्था यहाँ वर्क करती है, यानी कि प्रजातंत्र है, यानी कि लोकतंत्रीय व्यवस्था है, या यहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्या है। तो सबसे ज़्यादा आप समझ लीजिए कि वर्तमान समय में जो व्यवस्था है, जो विविध जो स्वरूप है प्रजातंत्र के, उसमें अगर हम लोग देखें तो मैं कह रहा था आप लोगों को कि मतलब जो प्रजातंत्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कहिए है कि पूरे विश्व में सबसे पॉपुलर यही व्यवस्था है। राजतंत्र एक तरह से कहिए सब जगह समाप्त हो चुका है। कहीं पर अगर कुछ रूप में दिखाई देता है तो वो सिर्फ मात्र नाम मात्र के लिए ही है, यानी राष्ट्र प्रमुख उनका सिर्फ नाम मात्र का है, बाकी सारी व्यवस्था लोकतंत्रीय दृष्टिकोण से चलती है। तो पूरा विश्व अगर हम देखें तो पूरा विश्व ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर राजतंत्र हो। एक नेपाल था जो कि वहाँ पर भी आंदोलन होने के बाद में समाप्त कर दिया गया, यानी विश्व का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहाँ पर आप ये कहिए कि जहाँ पे राजतंत्र है, सभी जगह पे लोकतंत्र है। लोकतंत्र के स्वरूप अलग हैं, उन पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र अगर देखें तो दो तरह का होता है, एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, इसका क्या मतलब होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, और क्यों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ज़्यादा पॉपुलर है परिस्थितियाँ लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए, विश्व की जो जनसंख्या है, ठीक है, विश्व की जो जनसंख्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है प्रत्येक देश की। कोई भी कंट्री, जैसे भारत ही देख लीजिए, 125 करोड़ आबादी का जो है, 125 अरब आबादी का जो है, आप देखते हैं आबादी हमारे यहाँ हो चुकी है 1.25 अरब से भी ज़्यादा। कुछ दिनों में हम लोग शायद कुछ आगे के वर्षों में देखेंगे तो लगभग 1.5 अरब की आबादी हम लोगों के यहाँ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। तो सवाल हम बात क्यों कर रहे हैं इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जिन राष्ट्रों में जनसंख्या घनत्व कम है, जनसंख्या कम है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको दिखाई देगा। और जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा, जैसे भारत है, चीन है, ये सब जो आपके हैं ये कंट्रीज़ क्या होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, आप अमेरिका की बात करें, या आप ब्राज़ील की बात करें, या आप इंडोनेशिया की बात करें, आप रसिया की बात करें, किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात, किसी भी कंट्री की बात करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे आप लोग ये बड़े जनसंख्या वाले कंट्री हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता डायरेक्टली शासन के कार्यों में पार्टिसिपेट एक तरह से कहिए करती है, यानी तुरंत वो सारी पॉलिसी लगभग जनता से ही होकर संविधान में बनता है, एक तरह से कहिए ऐसे समझ सकते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता ना कुछ करके जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाते हैं, संसद में जाते हैं और फिर वो विधि का निर्माण करते हैं। ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे जनता के द्वारा सारी चीज़ें हो जाया करती हैं, ठीक है। तो विश्व में अगर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र बचा हुआ है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और भी बहुत दो एक छोटे कंट्री आपको दिखाई देंगे। बाकी सब जगह पर क्या है, निधियों के द्वारा शासन संचालन होता है, वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, मतलब जो है व्यवस्था होती है। तो प्रत्यक्ष में मतलब जहाँ पर जनता सीधे सीधे रोल अदा करती है संविधान निर्माण में, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया,
ठीक है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखेंगे, सबसे बड़ा उदाहरण ले लेंगे, जैसे भारत हो गया आपका, चीन हो गया, ये सब जो हो गए ना बड़े बड़े कंट्री, तमाम सारे जो देखेंगे ये अप्रत्यक्ष लोग, क्योंकि हम लोग देखिए जो चुनाव लड़ते हैं, मतलब सॉरी चुनाव हमारे यहाँ जो सांसद लोग लड़ते हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं और फिर पार्लियामेंट में जाते हैं और फिर वो सदन में सारी कार्रवाई करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हो गया कि जो डायरेक्ट जनता के द्वारा हो, मतलब उसमें शासन के संचालन में जनता का एक तरह से रोल कहिए हो ज़्यादातर, और जहाँ पर एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि अब स्विट्जरलैंड वगैरह में क्या व्यवस्था है बच्चों, स्विट्जरलैंड वगैरह में है कि वहाँ पर एक 7 सदस्यीय टीम है जो कि वो एक तरह से कहिए एक कोर कमेटी के रूप में कार्य करती है, और वही 7 व्यक्ति ही शासन संचालन में भाग लेते हैं, वही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जनता वहाँ पर क्या होती है, कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलनों के माध्यम से अपनी बात को कहती है और आंदोलनों के माध्यम से कानून बन जाता है। जैसे अब आप देखेंगे जो कानून बनते हैं 2 तरीके से बनते हैं। एक तो होता है क्या कि जनता के द्वारा पार्लियामेंट को, जैसे आप देखेंगे जनता यानी पब्लिक के द्वारा पार्लियामेंट को कोई चीज़ जाए, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि किसान बिल को लेकर के हमारी पूरी जनता क्या सड़कों पे आ गई, ठीक है। इसके अलावा में एनआरसी के मुद्दे को लेकर के आप देख लीजिए, उसमें जो है बहुत बड़ा एक समुदाय जो है बहुत बड़े पैमाने पे स्ट्राइक पे बैठा रहा बहुत लंबे समय तक। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर जनता बहुत हट कर ले, ठीक है, और उसके बाद में पार्लियामेंट को यानी संसद को या कहिए सरकार को, अब सरकार मतलब देखिए संसद में सरकार ही तो होगी भाई, तो सरकार को वो बात माननी पड़े, तो वही हो गया कि जनता के द्वारा हो जाती है चीज़ें। वैसे क्या होता है, नॉर्मली सरकार कानून बनाती है किसके लिए, जनता के लिए बनाती है। तो ये क्या होता है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ पर क्या जनता का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस लिहाज में, कोई भी चीज़ अगर स्ट्राइक कर देती है तो सरकार को बात माननी पड़ती है। तो यानी कानून 2 तरीके से बनते हैं, एक जनता के थ्रू पार्लियामेंट में जाते हैं, यानी जनता एक तरह से कहिए बनवा देती है, बना देती है। बना देने का सेंस यहाँ पे होगा उनको बाध्य कर देना, नहीं कि बना देना, जनता के द्वारा बना देना। दूसरी व्यवस्था में क्या होता है, सरकार कानून बना देती है और जनता के पास चला आता है, जनता को जाता है सीधे, ठीक है। तो मोस्टली हम लोगों क्या होता है कि जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे प्रतिनिधि चुन करके पार्लियामेंट में जाते हैं और जनता के लिए कानून बना देते हैं, और कानून बना देने के बाद वो लागू हो जाए। जैसे किसान बिल को ही लेकर के देखिए, बन गया कानून, अब जनता उससे नाखुश हो गई, सड़कों पर आ रही है, सरकार उस पर डिस्कशन चल रहा है, देखिए आगे की रणनीति में क्या होता है। तो ये एक व्यवस्था है कि मतलब कार्यों को करने के लिए जनता का। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप लोग समझेंगे, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी आपको समझ में आ गया, जहाँ पर मतलब जो है सीधे एक बार प्रतिनिधि आप 5 वर्ष के लिए चुन दिए हैं, फिर दोबारा आप उसको 5 सालों के लिए आप उनको हटा नहीं सकते हैं। आप वो 5 साल आपका प्रतिनिधित्व करेंगे और उनका प्रतिनिधित्व ये माना जाएगा कि आपकी जनसंख्या, मान लो उत्तर प्रदेश में जैसे आपके 80 सांसद हैं, अगर ये लोकसभा में 80 सांसद गए और किसी चीज़ को मतलब समर्थन करें, मान लो किसान बिल को ही लेकर के, सरकार का वो पूरी तरह से 80 सांसद जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, मतलब वो इसके विरोध में नहीं है, तो इसका मतलब माना जाएगा पूरी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इसके समर्थन में है, ये माना जाएगा। भले ही आप देखेंगे एक बड़ा तबका जो है स्ट्राइक पे जा रहा है, आंदोलनरत है, तो उसका ये मतलब नहीं, चूंकि आपने प्रतिनिधि दे दिया 5 साल के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई, खत्म हो चुकी। आपको मतदान करने से पहले, अपना प्रतिनिधि चुनने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि प्रतिनिधि जब भी चुनाव लड़ता है और आता है तो वो अपने एजेंडे लेकर के आता है और उन एजेंडों के आधार पर वो अपना आगे कार्य करता है। तो वो इस नाते माना जाता है कि पूरी जनता, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 80 सांसदों ने समर्थन किया, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ने समर्थन किया। समझ गए होंगे बात को आप लोग। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्रीय व्यवस्था हमारे यहाँ बनी रहती है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ये अंतर आता है। अब सवाल पैदा होता है कि आधुनिक लोकतंत्र में राज्यों के विचारधारा के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है। तो आधुनिक जो लोकतंत्र है उसको विचारधारा के आधार पर 4 तरह की विचारधाराओं का बांटा गया है। 4 तरह की विचारधाराएं उसमें हैं। पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी विचारधारा को हम लोग देखेंगे तो पहला हम लोगों का होता है प्रतिक्रियावाद, यानी लोकतंत्र को, ठीक है, विचारधारा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। किस आधार पर? विचारधारा के आधार पर 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। किस आधार पर? विचारधारा के आधार पर 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है।
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको आप समझ लेंगे तो तमाम सारी चीज़ों पे आप लोगों की एक अच्छी समझ बन जाएगी आपको। एक तो होते हैं प्रतिक्रियावादी, राजनीतिक दल, दूसरे होते हैं रूढ़िवादी राजनीतिक दल, तीसरे होते हैं आपके, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको एक तरह से कहिए कि वे चीज़ें दिखाई देंगी है कि एक लिबरल आपको दिखेगा, उदारवादिता दिखेगी, उदारवादी राजनीतिक दल दिखेंगे और उदारवादी और सुधारवादी राजनीतिक दल आपको दिखाई देंगे बच्चों। एक होगा उदारवादी और राजनीतिक दल और चौथा होगा सुधारवादी। राजनीतिक दल, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 प्रकार के हमारे राजनीतिक दल मतलब पूरे विश्व समुदाय में बांटे गए हैं। 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। एक तो होता है प्रतिक्रियावादी, ठीक है, और दूसरे रूढ़िवादी, तीसरे उदारवादी, चौथे सुधारवादी। अब आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस विचारधारा की है और किसका एजेंडा कैसा होता है, इसको आपको समझने का बड़ा अच्छा सा अवसर मिलेगा। तो प्रतिक्रियावादी आप इसको संक्षेप में अगर संक्षेप में समझें तो प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी दोनों लगभग एक जैसे आपको दिखाई देंगे। पहले हम लोग समझते हैं तब फिर इसके बारे में देखते हैं। प्रतिक्रियावादी क्या होते हैं कि ये मानते हैं कि जो रूढ़िवादिता, जो परंपराएं शुरुआती दौर से चली आ रही हैं उनमें कोई फेरबदल ना हो, यानी पुरानी व्यवस्था को कायम रखना प्रतिक्रियावादी विचारधारा की राजनीतिक पार्टियों का, यानी पुराने सिस्टम को ही वो लागू करने का भरसक प्रयास करती हैं। यानी राजतंत्र जो था उस तरह की व्यवस्थाएं जो थी, यानी समाज की जो पुरानी चीज़ें हैं वो एज इट इज ही बनी रहें, जो ओल्ड टाइम में थी उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रतिक्रियावादी राजनीतिक पार्टियां हो गई। रूढ़िवादी राजनीतिक पार्टियां कौन सी होती हैं? वे राजनीतिक पार्टियां जिनमें जो सिस्टम चल रहा है, मतलब वर्तमान समय में जो सिस्टम चल रहा है उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। जो वर्तमान समय का सिस्टम है उसमें जो सामाजिक राजनीतिक संरचना जो है उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, वो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िवादी दल। रूढ़ी मतलब क्या होता है कि जो परंपरा उसी के मतलब उसी के हिसाब से कार्य करना, तो रूढ़िवादिता। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो जो है सिस्टम उसको ऐसे बने रहना, ये हो गया आपका रूढ़िवादी। प्रतिक्रियावादी यानी पुरानी व्यवस्थाओं को ही बनाए रखना प्रतिक्रियावादी। तो कुल मिला जुला के दोनों का सेंस एक ही आएगा, यानी कि कहिए कि पुरानी परंपराओं को जीवित रखना, दोनों का सेंस एक ही हो गया। यानी प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी लगभग बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं आते हैं। ये एक विचारधारा की राजनीतिक पार्टियों में आज के स्वरूप में दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी चीज उदारवादी पार्टी जो राजनीतिक दल होते हैं, इनमें क्या होता है? ये जो वर्तमान स्वरूप है उसमें मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, समय के साथ जो परिवर्तन है उसको कर लो। ठीक है, यानी कि इसको समय के साथ इसमें परिवर्तन की मांग करते रहते हैं, यानी उस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं ये। ठीक है, परिवर्तन जैसे मान लो पहले क्या है, बालिकाओं को नौकरी और शिक्षा में उतना अधिकार राइट नहीं था, अभी क्या है कि उनको नौकरी और शिक्षा में समान रूप से अधिकार दिया गया है, और बल्कि उनको बढ़ चढ़ करके और उसमें भागीदारी बढ़ाई जा रही है। जैसे एयरफोर्स में हमारे यहाँ महिलाएं जा रही हैं, बच्चियाँ जा रही हैं, आर्मी के सेक्टर में जा रही हैं, हर फील्ड में हमारे यहाँ महिलाओं का बढ़ चढ़ करके प्रतिनिधित्व बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जैसे ये क्या है, एक स्वरूप है। और पहले मतलब एक तरह से कहिए ये आपका उदारवादी दृष्टिकोण है। पहले क्या था कि नहीं, महिलाएं आर्मी में नहीं जाएंगी, फोर्स में नहीं जाएंगी, पहले जो विचारधारा थी, तो इस तरह से मैंने रूढ़िवादी था कि नहीं, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझ रहे हैं बात को? तो ये परिवर्तन जो होता है, यानी कि जो समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करे, वह क्या उदारवादी दल हो जाएगा। ठीक है, और सुधारवादी दल जो कहते हैं वो पूरी तरह से व्यवस्था ही परिवर्तित करने चाहते हैं। अब उनका तर्क ये होता है कि ये बिल्कुल गलत है, इसको हटाओ फिर ये लाओ, यानी पुरानी परंपराएं, पूरा रीति रिवाज को उसको खंडित करते हैं, वो उसका खंडन करते हैं, और नई व्यवस्था को लाने के लिए, नए प्रयोग को लाने के लिए वो उतारू रहते हैं। हम नए प्रयोग का मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है नया ले आओ, उनका एक तर्क होता है, अपने आधार पर जो सिस्टम का विरोध करते रहते हैं। ठीक है, उस विरोध करने के बाद में उसमें लेकर के आते हैं। तो अब उम्मीद है कि समझे होंगे इस बात को कि सुधारवादी के अंतर्गत मतलब क्या व्यवस्था आती है, यानी कि व्यवस्था में परिवर्तन, यानी कि ये बिल्कुल चेंजिंग लाना चाहते हैं कि नए मॉडर्नाइजेशन
यूटिलाइजेशन करो। जैसे अभी आप देखेंगे केरला वगैरह में है वामपंथी, जितनी विचारधारा है वामपंथियों को आप देखेंगे तो लोग उनको मतलब बुरा मानते, वो ये मानते हैं आप जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह से उन्मूलन करके, उन लोगों ने जैसे बंगाल से स्टार्ट ही हुआ था इसका, आप इसमें देखेंगे केरला वगैरह में ये सत्ता को परिवर्तित करना चाहते हैं कि अभी इस बार जमींदारों ने जो जैसे व्यवस्थाएं जो शासन संचालन करते थे चीज़ें थी तो उनको परिवर्तन करो और श्रमिकों को आगे बढ़ाओ, मतलब इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं। आप इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको। यानी ये पूरी व्यवस्था को ही परिवर्तित कर देना चाहते हैं, उसको दोषपूर्ण बताते हुए, यानी कि दोषपूर्ण व्यवस्था को उजागर करते हैं, जो व्यवस्था चल रही होती है उसके दोष को उजागर करते हैं और उस पूरी व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। समझ में आया कि सुधारवादी, यानी सुधार का मतलब यानी कि व्यवस्था जो गड़बड़ है उसका तर्क भी उनके पास होता है, वो तर्क व्यवस्था के आधार पर बताते हैं ये गलत है, इसको परिवर्तित कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाते हैं आपके सुधारवादी दल के। उदारवादी में जो समय के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया जाए। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी के अंतर्गत कौन कौन आता है और कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो हमारे यहाँ देखेंगे रूढ़िवादी, और एक बात ये जान लीजिए, इन्हीं राजनीति जो रूढ़िवादी या प्रतिक्रिया वाली विचारधारा को जो पोषक लोग होते हैं, इन्हीं को ही कहा जाता है दक्षिणपंथी, दक्षिणपंथ या दक्षिणपंथी विचारधारा। ठीक है, दक्षिणपंथी विचारधारा, समझ गए होंगे बेटा आप लोग। दक्षिणपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग जो होते हैं, यानी कि कहीं पे भी आपने देखा कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में एक गोली कांड हुआ, चर्च में एक जो है व्यक्ति जाता है और गोली चला देता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। तो उसमें एक विचार आता, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री महोदय रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसमें बोला कि वो व्यक्ति जो था वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त था और उसने मतलब वो दक्षिणपंथी विचारधारा का पोषक था। तो वहाँ पर एक न्यूज सुनने में आया दक्षिणपंथी विचारधारा, यानी कि एक रूढ़िवादी था, एक तरह से कहीं रूढ़िवादी दृष्टिकोण से ग्रसित व्यक्ति। ठीक है, तो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, तो दक्षिणपंथी विचारधारा आप समझ गए होंगे। उदारवादी विचारधारा यानी कि समय के साथ जो परिवर्तन वाली विचारधारा के लोग रहते हैं, इनको आप एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि इनका जो व्यवहार होता है बहुत ही सरल होता है। इनको केंद्रीय विचारधारा भी कहते हैं, इसको केंद्रीय विचारधारा वाले, यानी कि केंद्र में जो चल रहा है उस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कार्य में अपने कार्यों को संचालित करना, केंद्रीय विचारधारा का आधार भी उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, और जो सुधारवादी आपको इसके अलावा जो मिलेगा आपको, वो आपके हो जाते हैं, यही होते हैं वामपंथी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा। ठीक है, अक्सर सुनते होंगे आप लोग वामपंथ विचारधारा के, तो वो परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन में तर्क होता है कि जमींदारी ही हमेशा करता रहा तो वो थोड़ा न रहेगा, उसको हटाओ, दूसरी व्यवस्था लाओ। क्या उसके मतलब सारी पुश्तें उनकी जमींदारी ही करती रहेंगी? तो वो व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजिंग की बात करते हैं। तो उस नाते लोग उसको, कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग अस्वीकार की बात उसमें करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें से राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी है। तो हम लोग देखेंगे दक्षिणपंथी विचारधारा की जो पार्टियां है या रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी पार्टी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में दिखेगा, जो कि इस पार्टी वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत आपकी आती है, भाजपा आपकी पार्टी आएगी। और केंद्रीय विचारधारा की पार्टी के रूप में अगर देखेंगे तो आपको इस कांग्रेस की बात पार्टी आ जाती है, आपकी कांग्रेस राजनीतिक पार्टी आ जाती है। और वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत देखेंगे तो दक्षिण भारत में आपको ये बड़े पैमाने पर राजनीतिक पार्टियां दिखाई देंगी। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब तमाम सारी जो पार्टियां हैं ये आपकी राजनीतिक पार्टियां, ये वामपंथी विचारधारा वाली हैं। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ये सब आपकी जो पार्टियां हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो आपकी है ये वामपंथी विचारधारा की पार्टियां हैं। ये लोग क्या करना चाहती हैं? ये व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहती हैं। ठीक है, अब आप उससे अपना पढ़िएगा, देखिएगा कि राजनीतिक विचारधारा की कौन कौन से राजनीतिक पार्टियां वामपंथी विचारधारा की हैं और वामपंथी विचारधारा की तो उनकी क्या विचारधाराएं हैं। उसके आप इसमें एक सिद्धांत आपको समझने का आएगा दक्षिणपंथी। अब आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझने से ये फ़ायदा होगा बच्चों कि अब आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। उनके जो मैनिफेस्टो हर राजनीतिक पार्टियों के होते हैं, उनके मैनिफेस्टो आप पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट होंगी कि वास्तव में कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या है। कुछ लोग होते हैं रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर चलते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया आपको। रूढ़िवादी यानी दक्षिणपंथी विचारधारा वाले जो व्यवस्था में परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। उदारवादी या कहिए केंद्रीय राजनीतिक दल के रूप में, केंद्रीय पार्टी के रूप में उनको देखा जाता है, वो कांग्रेस के रूप में आपको देखने को मिलता है। फिर वामपंथी विचारधारा यानी कि व्यवस्था को परिवर्तन करने वाले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आप देखेंगे उसमें से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब जो आपकी आपको
व्यवस्था के बारे में आपको पता चलेगा इसके बारे में। साथ ही साथ अब हम लोग देखने के प्रयास करते हैं कि विश्व जो हमारा है इसमें हमारे विश्व में कुल मुख्यतः कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, मतलब दलीय प्रणाली कितनी पॉपुलर है, मतलब एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, त्रिदलीय प्रणाली की जो व्यवस्था है राजनीतिक पार्टियों की वो कहाँ पर कितनी प्रचलित है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो कुल 3 तरह की व्यवस्थाएँ आती हैं। मैंने आपको बताया एक दलीय व्यवस्था वाले राजनीतिक पार्टी वाले कंट्री कौन कौन से हैं, कौन कौन से, एक दलीय शासन प्रणाली वाले राष्ट्र, एक दलीय, द्विदलीय और त्रिदलीय, या त्रिदलीय ना कहिए कि मतलब इनसे अधिक, तो एक दलीय एक तरह से कहिए एक दलीय शासन प्रणाली वाले, एक दलीय शासन प्रणाली वाले देश, ठीक है, और दूसरा है आपको द्विदलीय शासन प्रणाली वाले देश, और बहुदलीय कह सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरे को आप बहुदलीय व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है, तीसरे को बहुदलीय व्यवस्था भी कह सकते हैं, बहुदलीय शासन प्रणाली, बहुदलीय शासन प्रणाली, या सीधे प्रणाली लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं देश लिखें वाले देश लिखें, ऐसा ये ना करें, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है बेटा, एक दलीय शासन प्रणाली वाले देश, द्विदलीय शासन प्रणाली वाले देश, बहुदलीय शासन प्रणाली वाले देश, इसका मोटिव सिर्फ इतना है बच्चों कि किसी राष्ट्र में आप देखेंगे कि वहाँ पर एक ही राजनीतिक पार्टी होती है, वही, और ये सारे देखिए ये सारे जो दलीय व्यवस्था है किसके बारे में बता रहा है, ये सब कुछ बता रहा है लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र या प्रजातंत्रीय व्यवस्था के बारे में बता रहा है। सबके यहाँ लोकतंत्र से ही चुनाव होगा, सबके यहाँ लोकतंत्र, यहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था वाले भी लोकतंत्रीय चुनाव होगा, यानी जनता उसे चुनेगी, और द्विदलीय में भी जनता चुनेगी और बहुदलीय में भी जनता चुनेगी। जैसे भारत बहुदलीय जनसंख्या वाले देशों में आता है, जापान आता है, ऐसे बहुत सारे कंट्री अभी बार चर्चा करेंगे हम लोग। तो बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है। जैसे किसी राष्ट्र में एक ही राजनीतिक पार्टी हो, किसी राष्ट्र में 2 राजनीतिक पार्टी हो, जैसे अमेरिका देखते हैं, ब्रिटेन में देखते हैं, आप यहाँ पे 2 राजनीतिक पार्टियों के चुनाव, डेमोक्रेटिक आप देखते हैं, जैसे अभी आप इसके डोनाल्ड ट्रंप को देखा आप लोगों ने, डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके पहले बराक ओबामा थे, ठीक है, इसके बाद इस समय कौन है आपके, वाइडेन साहब हैं, वाइडेन है, ठीक है, जो वार्डन ये आपके हैं वाइडेन। तो ये क्या है, राजनीतिक पार्टियों में देखेंगे तो पहले अगर बराक ओबामा की बात करते हैं हम लोग, तो बराक ओबामा में देखेंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे उम्मीदवार वो, फिर रिपब्लिकन के ऐसे देखेंगे आपको, तो राजनीतिक पार्टियां वहाँ पे 2 ही आपको राजनीतिक पार्टियां देखने को मिलेंगी। तो ये सत्ता इसी रूप में परिवर्तित होती रहती है, वहाँ पर 2 राजनीतिक पार्टियां, जनता का जो चुनाव होता है, जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो 2 राजनीतिक पार्टियों के लोगों को चुनते हैं, ठीक है। और एक में क्या होता है, जैसे चीन है और रूस है, चीन और रूस 2 महत्वपूर्ण देश हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, चीन और रूस। इसमें दिक्कत क्या आती है, एक दलीय शासन प्रणाली वाले कंट्री में, यहाँ पर क्या होता है, एक ही राजनीतिक पार्टी होती है, उस राजनीतिक पार्टी का ही उम्मीदवार होता है, दूसरी राजनीतिक पार्टी होती नहीं है, तो उस राजनीतिक पार्टी की जो विचारधारा होती है वो सब पे एक तरह से कहिए, वहाँ की जनता पर एक तरह से कहिए थोप दी जाती है, वहाँ पर उनको चुनाव करने का कोई अवसर नहीं मिल पाता है कि किस विचारधारा के हैं, जो विचारधारा है उसमें से ही आपको चुनाव करना है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की जनता को एक तरह से कहिए लोकतंत्र तो होता है, लेकिन वो स्वतंत्रता उस रूप में नहीं मिल पाती। ये खासतौर से साम्यवादी जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें आपको देखने को बड़े पैमाने पे मिलेगा ही है, वहाँ पर एक ही राजनीतिक पार्टी। 2 बड़े उदाहरण मैंने आपको बताए, इसमें आप लोगों ने देखा, जिसमें से आपको चीन और रूस है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्यूबा है, यूगोस्लाविया है, क्यूबा है, यूगोस्लाविया है, ठीक है, ये सब कंट्री जो आपके हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री के रूप में आपको देखने को मिलेगा। कंबोडिया है, लाओस है, ये सब भी है इसमें, कंबोडिया, लाओस,
ये सब सारे जो कंट्री है, यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी, एक ही व्यक्ति होगा, उसी में से क्या उसी राजनीतिक पार्टी के दूसरे उम्मीदवार को आपको चुनने का अवसर मिलेगा। वैसे मोस्टली होता क्या है, जब कोई राजनीतिक पार्टी होती है तो उसका एक उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ दिक्कतें कम आती है, तो उन्हीं में से आपको चुनाव करना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक दलीय व्यवस्था वाले कौन कौन से हो गए, कंबोडिया हो गया, लाओस होगा, क्यूबा, यूगोस्लाविया, रूस और चीन, यानी लगभग करीब में मैक्सिमम कंट्री जो साम्यवादी दृष्टिकोण रखने वाले वे कंट्रीज आपके हो गए। इसके अलावा द्विदलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया कि दो कंट्री आपको सबसे बड़े रूप में आपको देखने के सबसे अच्छे उदाहरण मिलेंगे, जो कि होगा ब्रिटेन एक होगा, ठीक है, दूसरा आपका होगा अमेरिका, इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा आपका न्यूजीलैंड। ये तमाम सारे जो है कंट्रीज जो आपके हैं ये द्विदलीय शासन व्यवस्था वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका भारत हो जाएगा, बहुदलीय वाले में भारत हो गया, जापान हो गया, है ना। ये सब जो कंट्री आपके हैं ये बहुदलीय शासन व्यवस्था वाले हैं। इसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है ना, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये तमाम सारे जो राजनीतिक पार्टी ये बहुदलीय व्यवस्था वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक से बहुत ज़्यादा दल होते हैं, तो इसमें सभी दलों का मैंने अभी आपको बताया सबकी विचारधारा होती है, कौन से दक्षिणपंथी विचारधारा, कौन वामपंथी विचारधारा, कौन उदारवादी विचारधारा के, सबके अलग अलग होते हैं। तो इनमें जहाँ पर दो द्विदलीय शासन प्रणाली वाले देश हैं, द्विदलीय शासन प्रणाली जहाँ पर है या बहुदलीय शासन प्रणाली है, वहाँ पर तो विचारधाराओं का मेल हो जाता है बच्चों। लेकिन अगर एक जहाँ दलीय शासन प्रणाली अगर होगी और वहाँ पर मान लो अगर दक्षिणपंथी विचारधारा की राजनीतिक पार्टी है, तो क्या करेगी, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वो जनता को मजबूरन उस माहौल में रहना होगा, है ना, वहाँ पर विचारधारा बदलने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो ये तो था आपका राजनीतिक दलों के बारे में कि विश्व में कितने प्रकार की राजनीतिक पार्टियां होती हैं, आपको एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय राजनीतिक दलों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में भी कुछ आप लोगों को बहुत अच्छा जानने को मुझे लगता है मिला आपको। और इसके साथ आपकी एक समझ विकसित हुई होगी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, उदारवादी यानी कि केंद्रीय पार्टी जो है, एक तरह से कहिए केंद्रीय विचारधारा की जो पार्टी है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा आपको। उम्मीद है अब राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में आप अच्छे से समझ आपकी विकसित हुई होगी। आगे के दिनों में हम लोग देखेंगे, आगे की क्लास में हम लोगों को देखना है अब इसी के क्रम में कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी के लिए क्या मानक उसके निर्धारित किए गए हैं, फिर केंद्रीय स्तर की जो राजनीतिक पार्टी होगी उसके लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं। ये चुनाव आयोग जो मानक निर्धारित करता है इसके क्या क्या मानक है, कोई राजनीतिक पार्टी कब राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी हो जाएगी और कब कोई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी हो जाएगी, इसका मानक आपको देखना हो, मतलब जानने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी के साथ में। धन्यवाद।